गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम टाइटल को जानेंगे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? We have studied in the third chapter of history, nationalism in India, the meaning of nationalism. Nationalism is the process of spreading the feelings among the people towards the territory and their people. Nation and state. Nation and state. इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको पता लग गया तो यू विल डिफाइन नेशनलिज्म। इजीली आपको पता लग जाएगा कि नेशनलिज्म क्या होता है। देखिए, स्टेट क्या होता है? स्टेट, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ द टेरिटरी, जिसको हम लैंड कहते हैं। कोई भी स्टेट होता है उसकी एक अपनी जमीन होती है, राइट, और इंटरनेशनल बाउंड्री होती है कि भाई ये मेरी जमीन है, दिस इज द पर्टिकुलर स्टेट। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज द एलिमेंट पॉपुलेशन, कि वहां पे लोग होंगे। बिना लोगों के तो कोई स्टेट हो नहीं सकता है। तो द पॉपुलेशन इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टेट। थर्ड, गवर्नमेंट, कि वहां पे सरकार होगी। स्टेट तभी होगा जब उसके पास लैंड या टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन होगी और गवर्नमेंट होगी। एंड आफ्टर दैट द फोर्थ एलिमेंट ऑफ स्टेट इज सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मीन्स कि वहां की सरकार के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, वहां का संविधान सुप्रीम है अकॉर्डिंग टू द मीन्स टेकिंग द डिसीजंस, right, regarding taking the decisions about the people, those who are living in that state, about the land and territory of that particular area. तो इसलिए यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आपको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, और इसको वैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले बताया टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, थर्ड वन गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज सोवरेंटी मीन्स सुप्रीम पावर। जब वहां की सरकार के पास उस टेरिटरी के बारे में, वहां के लोगों के बारे में डिसीजन लेने की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरफेयर, दूसरा स्टेट का उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होगा, दैट इज स्टेट। तो स्टेट जो है वो नेशन कब बनता है? स्टेट नेशन तब बनता है जब उस स्टेट के लोग अपनी टेरिटरी से और उस टेरिटरी पे रहने वाले लोगों से मतलब इंटरनली कनेक्टेड होंगे। They are connected with the feelings, right? They are connected with their the feeling of love. If they have the feeling of love towards their territory and the people, that is nation. और nation के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। उस फीलिंग को ही हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, जिसको हिंदी में आप राष्ट्रवाद का नाम आप दे सकते हैं। इट मीन्स जब अपने स्टेट से लोग प्यार करने लगते हैं, इफ दे स्टार्ट टू लव टू देयर स्टेट, दैट इज कॉल्ड नेशन। एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इन द अर्ली पीरियड, इफ वी टॉक अबाउट बिफोर 18th सेंचुरी, तो स्टेट्स यूज्ड टू बी देयर। स्टेट्स में क्या होता था? गवर्नमेंट होती थी, अप्रोक्सीमेटली मोनार्कियल गवर्नमेंट होती थी ज्यादा। तो वहां पे अगर दूसरा किंग अगर किसी स्टेट पे अटैक कर रहा है और उस किंग ने उसको हरा के और उस स्टेट पे कब्जा कर लिया, तो वहां के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी किंग था, अभी भी किंग है, तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस वाज द स्टेट। क्यों? क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई अगर दूसरा किंग भी आके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला रहा है, तो इसलिए वो स्टेट हो गया। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो जाए किसी को, when the people start to oppose the external attack, when the people start to fight for the protection of their territory, protection of their people, and they fight for their sovereignty, and they start to dislike the external interference, तब हम उसको कहते हैं नेशन, और इसी फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। तो यूरोप में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोसेस था, दैट वाज प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म, दैट वाज इमर्ज्ड इन यूरोप। तो सबसे पहले कहां पे नेशनलिज्म को देखा गया? यूरोप में सबसे पहले देखा गया नेशनलिज्म को, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या आपका जो है उसके बाद में होने वाली रशियन रिवॉल्यूशन है, या छोटे छोटे और रिवॉल्यूशन है, जैसे
स्विट्जरलैंड की रिवोल्यूशन है या फिर ग्रीस की रिवोल्यूशन है, ऑल द थिंग्स, जर्मनी, राइट, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, ऑल काइंड्स ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पूरे यूरोप में कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे कौन सी ऐसी इंसिडेंट्स हुई जिनकी वजह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो आया, राइट। सो आई होप दैट यू कैन इजीली डिफाइन नेशन एंड स्टेट एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नेशन एंड स्टेट। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे विद मेन 3 कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1, फ्रेडरिक सोरियू। नंबर 2, अर्नस्ट रेनन। एंड नंबर 3, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेशनलिज्म के इमरजेंस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में, ही वाज फ्रेंच आर्टिस्ट। सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रेडरिक सोरियू वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट। इन 1848 ही विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग, राइट। उसने प्रिंट बनाए 4 वॉल्यूम्स उसके, यानी कि 4 प्रिंट्स उसने बनाए। उसके दिमाग में जो था, व्हाट ही हैड द ड्रीम इन हिज माइंड, कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें लोग फ्री हो एंड द गवर्नमेंट्स विल प्रोवाइड all kinds of rights to the citizens and people will be free, completely free from external annexation, और दूसरे देशों के कंट्रोल से बिल्कुल फ्री होंगे। ऐसे सोसाइटी को उसने इमेजिन किया और इस इमेजिनेशन को उसने 4 प्रिंट्स में क्या किया, उसने पेंटिंग बनाई। तो इसमें से एक पेंटिंग आपकी बुक में, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या था, इसको उसने टाइटल दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। What title? In 1848 he made this prints and in 4 volumes, और इसको नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो ये याद रखेंगे आप इसमें, फ्रेडरिक सोरियू। सेकंड, विल डिस्कस अबाउट अर्नस्ट रेनन। ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में 1882 में एक लेक्चर दिया, राइट। और उसके लेक्चर को टाइटल दिया गया व्हाट इज नेशन, व्हाट इज अ नेशन। तो नेशन को डिफाइन करने का सबसे पहले जो काम हुआ, ये अर्नस्ट रेनन ने उसके स्पीच से निकल के आया। और इसके बाद में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या आया। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट जो है वो जहां तक हम देखते हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन provided the main 3 ideas to the world, right? Not only Europe, not only France, but to the world. For example, freedom, equality and fraternity. ये 3 ideas पूरी दुनिया को मिले after the French Revolution in 1789, because this revolution was against the king Louis XVI. He was means absolute monarch, कि सारे काम अपनी मर्जी से करने हैं, without restriction he used to work, right? So after the means removal of monarchical system in France, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। स्टेट्स जनरल जो है वो उसको नेशनल असेंबली बनाया गया, इलेक्टेड बॉडी हो गई। और इसी तरह से जो वर्ड्स थे उनको खत्म किया गया जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो सिटीजन्स के लिए एक वर्ड हो गया ली सिटोयन। इसी तरह से पूरी फ्रांस की लैंड के लिए क्या हो गया, ला पैट्री मीन्स फादरलैंड। इस तरह से these are the words which were used for the people, for the society, for the community, ताकि यूनिटी और इंटीग्रेशन की फीलिंग लोगों में आए। So this was the main impact of French Revolution। इसके बाद यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, कस्टम ड्यूटीज को हटाया गया। पूरी कंट्री में सारी कॉलोनीज के अंदर एक जैसे रूल्स लाए गए, वेट, मेजरमेंट एटसेट्रा वो सब सिमिलरिटी की गई। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नेपोलियन कोड 1804, that is also known as civil code. So let's discuss about the painting of Frederick Sorio 1848. This is the painting, the first print out of 4 prints made by Frederick Sorio, prepared by Frederick Sorio. जैसे हमने डिस्कस किया, he was the artist of France. In 1848 he prepared this painting. इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में
the god crest with the cross symbol, fraternity written here in the center, and in surrounding in the sky fairy tales are appeared. और नीचे आपको दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके सामने एक लंबी लाइन है. इट इज़ अ लॉन्ग क्यू और इस लाइन में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग चल रहे हैं लाइन में विद देयर कंट्रीज़ फ्लैग. अब इसकी फीचर्स पढ़ते हैं. सबसे पहले एक न्यू वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट. एब्सोल्यूटिस्ट इज राइट फ्रॉम एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट रूल जो होता है दैट इज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो किसी कंट्री को गवर्न कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जिसके ऊपर कोई किसी तरह का भी कोई दबाव ना हो और फ्रीडम के साथ वो अपने डिसीजन लेता है, चाहे वो गलत है या सही है. इसके बाद फ्रेडरिक सोर्यू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम. जैसे कौन सा ड्रीम हमने डिस्कस किया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड दैम. द फर्स्ट प्रिंट, जैसे हमने देखा अभी इसमें क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time, the French Revolution, personified liberty as a female figure. जैसे जर्मनी का सिंबल हो गया, भारत माता भारत का सिंबल हो गया, इसी तरह से फ्रांस का भी सिंबल उन्होंने बनाया. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि 1789 के बाद और फिर उसके बाद 1848 में जो लिबरल चेंजेज आए पूरी दुनिया में, स्पेशली इन यूरोप, राइट, तो उसकी वजह से इस तरह के आर्टिस्ट जो है वो ऐसा सोचने लग गए. आफ्टर दैट, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. और जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन यानी कि जैसे मोनार्कियल पावर हो गई, राजतंत्र जिसको हम कहते हैं, उनकी उम्मीदें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं. इन सोर्यूज यूटोपियन क्या होता है? अ विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट. यानी कि रियलिटी से काफ़ी दूर और इमेजिनेशन के बेस पे जो हम सोचते हैं दैट इज़ यूटोपियन. तो ये एक तरह से यूटोपियन है क्योंकि ये एक आइडियलिस्टिक फॉर्म है और ये रियलिटी नहीं है. द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, नेशनल costume and leading the procession way past the Statue of Liberty as the United States and Switzerland. सबसे पहले कौन सा है? United States. You have to remember the sequence. United States, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है. इसके बाद में फ्रांस. आफ्टर दैट आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, क्योंकि उस समय फ्रांस का ट्राइकलर. इसके बाद में जर्मनी, बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग. इंटरेस्टिंगली एज द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज 1848, जैसे आपने देखा कि 1848 में ये इमेज उन्होंने बनाई और उस समय जर्मन जो पीपल थे वो यूनाइटेड नहीं थे. बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही शोड दिस जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्टेड एज अ यूनाइटेड नेशन. द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. तो सिर्फ ये जो फ्लैग लेके चल रहे थे और लिबरल होप्स 1848 की उनके अंदर दिखाई दे रही थी, तो ये क्या था कि एक तरह से जर्मनी उस समय यूनिफाइड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे इस इमेज के अंदर उनको दिखाया एज इंडिपेंडेंट और यूनिफाइड. सो फॉलोइंग द जर्मन पीपल, जर्मनी के बाद कौन सा है? देखो, यूएसए, इसके बाद जो है स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया. एंड फ्रॉम द हेवन्स अबव क्रिस्ट, सैंड्स, एंजल्स गेज अपॉन द सीन. दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. की सभी नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी की फीलिंग है, इसलिए वो एक लाइन में चल रहे हैं. दे आर मीन्स पेइंग द होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. इसके बाद चलते हैं आगे. तो इस चैप्टर में हम नेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ. जैसे हमने नेशन स्टेट यानी कि स्टेट और नेशन में जब डिफरेंस करते हैं तो दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें
तो नेशन स्टेट बन गया। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया चैप्टर के स्टार्टिंग में। अर्नस्ट रेनन, ये दूसरा टॉपिक हमारा आता है। अर्नस्ट रेनन, व्हाट इज़ अ नेशन। देखिए अर्नस्ट रेनन कौन था? ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड ही डिलीवर्ड अ लेक्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882। ये उनका लेक्चर जो है काफ़ी फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इस लेक्चर जो ये ऐसे उन्होंने दिया, इसका टाइटल था क्वेस्ट सी क्वेन नेशन। इट मीन्स व्हाट इज़ अ नेशन। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि नेशन के बारे में कोई इतना क्लियर उस समय जो है डिफाइन देते हुए। एंड ही वॉज ऑब्जर्व्ड एज द मीन्स बियरर ऑफ द नेशनल थिंकिंग। In this essay, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory. Commonly अगर आप नेशन की अगर डेफिनेशन लेंगे तो सिंपली आप क्या कहेंगे कि नेशन क्या है? जिसमें एक ही तरह के लोग रहते हैं, जो लैंग्वेज शेयर करते हैं और सिमिलर रेस शेयर करते हैं, एक ही रिलीजन के लोग हो सकते हैं और सिमिलर टेरिटरी के ऊपर रहते हैं। लेकिन अर्नस्ट रेनन ने इस थिंकिंग को गलत बताया। आपको याद रखना है उन्होंने क्या कहा? अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्योर्स, सैक्रिफाइस, डिवोशन। यानी कि सिर्फ रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एट्सेट्रा से कॉमन होना ही नेशन नहीं होता है। इसके पीछे एंड्योर्स, हिस्ट्री, ग्लोरियस हिस्ट्री, सैक्रिफाइस, डिवोशन सब कुछ है। अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। To have common glories in the past, to have common will in the present, to have performed great deeds together. It means ये सारी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए कि उनका पास्ट भी ग्लोरियस है, प्रेजेंट भी ग्लोरियस है और वो एक तरह से सोचते हो टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। दीज आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। अ नेशन इज़ देयरफॉर अ लार्ज स्केल सोलिडेरिटी। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेबिसाइट। अब ये प्लेबिसाइट क्या होती है? A province in its inhabitants, if anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. Plebiscite है direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ओपन वोटिंग जब होती है, किसी का व्यू लिया जाता है तो प्लेबिसाइट होता है, जिसको हिंदी में आप एक तरह से जनमत कह सकते हैं, रेफरेंडम कह सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक रेफरेंडम, प्लेबिसाइट। आफ्टर दैट दिस वन नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन आपको पता है 1789 में, अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में पूरे यूरोप पे ही नहीं पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। और बेसिकली मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, ये 3 आइडियाज़ इसमें सबसे फेमस हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। इसमें सबसे पहले दिख रहा है द आइडियाज़ ऑफ ला पेट्री, फादरलैंड, ली सिटोइन द सिटीजन। पहले मेल और फीमेल के लिए जो है अलग से वर्ड्स यूज़ होते थे, और फ्रांस के लिए एक वर्ड यूज़ हो गया ला पेट्री, फादरलैंड, और ली सिटोइन सभी लोगों के लिए हो गया। नाउ देयर इज़ नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज और देयर जेंडर, कास्ट एट्सेट्रा। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। क्योंकि पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड होता था, किंगशिप होती थी, उसके सिंबल को रिमूव करने के लिए ये ट्राइकलर फॉलो किया गया। और जो स्टेट जनरल था, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोगों ने, आपको याद होगा थर्ड स्टेट के लोगों ने जो अपने आप को स्टेट जनरल में कन्वर्ट किया था, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, वो एक नेशनल असेंबली बन गई, इलेक्टेड बॉडीज, राइट। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। तो इसी तरह से नेशनलिज्म का इमरजेंस हम मानते हैं, क्योंकि नेशन के नाम पे ही सब कुछ जो है चीज़ें चेंज हो गई। द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। सभी सिटीजन्स के लिए तकरीबन एक जैसे रूल्स फॉलो किए गए, राइट। इंटरनल कस्टम्स, ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड। जो भी अलग अलग टेरिटरीज़ के, अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ थी, उनको हटाया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो लागू किया गया, जिसमें एक तरह का वेट और मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स जो थी उनको डिस्करेज किया गया और एक लैंग्वेज, मतलब नेशनल लेवल पे एक लैंग्वेज को फॉलो किया गया, दैट इज़ फ्रेंच। इसी तरह से
पेरिस के अंदर एक ही लैंग्वेज में जो है चीज़ें लिखी गई, बिकेम एंड कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। सो दीज चेंजेस वर ओकर्ड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जिससे आपको पता लगता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए वो कौन कौन से चेंजेस थे और किस तरह से वो नेशनलिज्म के इमरजेंस के लिए ज़रूरी थे। आफ्टर दैट द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। यहाँ डेस्पोटिज्म क्या है? यहाँ पे डेस्पोटिज्म का मतलब है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जो बिना रिस्ट्रिक्शन के काम करती है, डेस्पोटिज्म होती है, निरंकुशवाद होता है। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो इस तरह से अगर डेस्पोटिज्म से आप बाहर निकलोगे, आज़ाद हो जाओगे, तो इसका मतलब लोगों को क्या मिलेगी? लिबर्टी मिलेगी, लिबरेट हो जाएंगे लोग, राइट। और लिबरेट होंगे तो डेफिनेटली वो नेशन बन जाएगा। When the news of events in France reached to the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. ये जैकोबिन क्लब्स क्या थे? ज़्यादातर मिडिल क्लास पीपल इसमें थे और पुअर पीपल भी इसके अंदर थे, आपको याद रखना है। और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और कैंपेन्स जो थे उन्होंने मतलब एक तरह से फ्रेंच आर्मी के लिए उन्होंने जो चलाए, सो विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। और ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँची? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s, राइट। आपको जो चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन कौन से चेंजेज आए। दूसरी आपको याद रखनी है कि जैकोबिन क्लब्स के आइडिया जो थे वो जैकोबिन क्लब का जो एक तरह से कैंपेन था वो कहाँ कहाँ पे पहुँचा? 1790s में पहुँचा। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। कि फ्रेंच आर्मी है वो नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में लेके जा रही है। The cover of German almanac designed by journalist Andrew Rebman in 1798. Andrew Rebman कौन था? He was a journalist, right, of Germany. 1798 में उसने ये कवर पेज बनाया। आप इसमें फ़ोटो देख सकते हैं, दिस वन। फ़ोटो भी आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि what is this? The image of the French Bastille begin stormed by the revolutionary crowd has been placed next to similar fortress mean to represent the bastion of despotic rule in German province of Kassel। तो उसी तरह से बेस्टिल से कंपेयर करते हुए यहाँ पे कैसल को यहाँ पे दिखाया गया। और accompanying the illustration is the slogan, we can see the people must seize their own freedom. Rebman lived in the city of Mainz and was a member of German Jacobin club. So you can see here Rebman lived in the city of Mainz। Mainz जर्मनी में है और वो जर्मन जैकोबिन क्लब का एक मेंबर था, जैकोबिन ग्रुप का। जैकोबिन ग्रुप की शुरुआत जो है फ्रांस में हुई थी। रिसेंटली वी हैव स्टडीड। ये देख सकते हैं आप मैप, दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप आफ्टर द वियना कांग्रेस 1815। वियना कांग्रेस के बारे में आपको बता देते हैं। वियना कांग्रेस 1815 में साइन की गई थी आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन जो है 1815 में हार गया था वॉटरलू वॉर में 1814-15 के अंदर। और इसमें हारने के बाद वियना कॉन्फ्रेंस किया गया ऑस्ट्रिया के अंदर और ड्यूक मेटरनिक की प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में इसको किया गया था। उसके बाद जो मैप ये चेंज हुआ है आप इसमें देख सकते हैं कि जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वो डिफरेंट पार्ट्स में बांट ली गई थी वियना कांग्रेस के अंदर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। विदिन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स। अब नेपोलियन के रिफॉर्म्स देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन से चेंजेस आए। उसके बाद हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस थे वो नेशनलिज्म के इमरजेंसी में किस तरह से हेल्पफुल हुए। अब हम देख रहे हैं कि नेपोलियन ने कौन से चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले तो उसने मोनार्कियल गवर्नमेंट दोबारा से ला दी, क्योंकि नेपोलियन वॉज लाइक मोनार्क, राइट। सो नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको डिस्ट्रॉय किया नेपोलियन ने। इस तरह से दोबारा से यहाँ पे मोनार्कियल टाइप की गवर्नमेंट आ गई। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। ज़्यादा अच्छा सिस्टम उसने डेवलप किया जैसे, और जो उसने सिस्टम डेवलप किया उसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड। क्या कहते हैं? नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, क्योंकि उन्होंने 1804 में इसको इम्प्लीमेंट किया। अब देखो कौन कौन से चेंजेस आए, ध्यान से देखना है।
सबसे पहले बाय बर्थ प्रिविलेजेस सारे कैंसिल कर दी गई, जन्म से जिसके पास जन्मसिद्ध अधिकार थे वो सारे कैंसिल हो गए। इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया गया, लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास रहेगी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बना दिए उसने, और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम जैसे होता है जिसके अंदर एक तरह से हम सामंतवाद इसको कह सकते हैं, सामंती सिस्टम कह सकते हैं, जैसे जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसके पास ज़मीन का अधिकार हो जाता है और वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है। इस तरह से फ्यूडल सिस्टम होता है, उसको एबॉलिश किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, उनसे जैसे काम करवाया जाता था, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कोर्स, और बंधुआ मजदूरी की तरह उनसे काम करवाया जाता था। एंड मेमोरियल ड्यूज, इस तरह की चीज़ें उसने ख़त्म कर दी। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो पावरफुल ग्रुप्स होते थे ट्रेडर्स के, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी वो सब दूर कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom, उनको भी फ्रीडम दे दी गई। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, अब जो weights और measurement था वो एक जैसा कर दिया गया। Common national currency कर दी गई, would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another region. However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. जब ये नेपोलियन ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन किया, जितने भी चेंजेस यहाँ पे आपको पढ़ने को मिले, तो इन चेंजेस के अगेंस्ट लोगों का जो रिएक्शन था वो मिक्स था। यानी somebody was positive, somebody was negative towards these kinds of changes. Initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels बेल्जियम में है, मेन जर्मनी में है, मिलान भी जर्मनी में है, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, की वो लिबर्टी लेके आए हैं, एक तरह से लिबर्टी को मतलब फाउंड करने वाले लोग हैं, तो उनका वेलकम किया गया फ्रेंच आर्मीज़ का। बट द इनिशियल एंथुसिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन शुरू में उनका स्वागत हुआ कि फ्रेंच आर्मी जो है वो एक तरह से हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हैं, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट्स थे डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, कि जो इस तरह की चीज़ें दिखने में लग रही थी लिबर्टी, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम बाद में उनको लगा कि नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेस बढ़ गए। सेंसरशिप, यानी कि जो भी बोला जाए या फिर जो भी लिखा जाए उसके ऊपर रोक लग गई। फोर्स्ड conscription into the French army is required to conquer the rest of Europe. All seem to outweigh the advantages of the administrative changes. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, the courier of Rhineland loses all that he has on his way home from Leipzig. लीपजिग की जो लड़ाई थी वो 1813 में फाइट की गई थी, 1813 के अंदर, आपको याद रखना है लीपजिग बैटल। उस बैटल में नेपोलियन ने काफ़ी सारी कॉलोनीज़ को हरा दिया था, मतलब काफ़ी सारी कॉलोनीज जो है वो हार गया था और उसने खो दी थी। यहाँ पे इस इमेज को एक बार देखते हैं। दिस इमेज प्रिपेयर्ड बाय कार्ल कैस्पर फ्रिज। दिस इमेज इज़ प्रिपेयर्ड बाय कार्ल कैस्पर फ्रिज। कार्ल कैस्पर फ्रिज जो है जर्मनी का आर्टिस्ट, बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ूब्रेकन, जर्मनी। ये आप इसमें इमेज देख सकते हैं। इसके अंदर द सब्जेक्ट दिस कलर प्रिंट बाय जर्मन पेंटर इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़ूब्रेकन बाय द फ्रेंच आर्मीज़। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। आप देख पा रहे हैं ब्लू, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म आपको इसमें फ़ोटो में दिख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हैव बीन पोर्ट्रेड एज ओप्रेसर्स। फ्रेंच आर्मीज़ यहाँ पे किस तरह से दिखाई गई हैं? ओप्रेसर्स दिखाए गए हैं कि जो अटैक कर रहे हैं, राइट। एज द सीज ऑफ पीजेंट्स कार्ट, यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिख रहा है दिस वन, दे आर सीजिंग द पीजेंट्स कार्ट। हैराशेस सम यंग वीमेन, आपको सेंटर में दिख रहा है, सेंटर फोरग्राउंड में। एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नीज। द plaque being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which is translation reads, take freedom and equality from us, the model of humanity। कि जो ह्यूमैनिटी के मॉडल हैं, जो अपने आप को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहते हैं,
जस्ट दे टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, जो हमारे पास है उसको आप लें. दिस इज़ द नेगेटिव मीन्स फॉर्मेशन टुवर्ड्स द फ्रेंच आर्मी. दिस इज़ अ sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they earned. तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंच आर्मी का रियल जो पिक्चर है, जो अमंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशंस दे वर थिंकिंग रिगार्डिंग दैट कि फ्रेंच आर्मीज आर द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, लेकिन यहाँ पे उनको एक दूसरे फॉर्म में दिखाया गया है. नेपोलियन फिगर 5 वी हैव डिस्कस्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, in the next video we will discuss about the making of nationalism in Europe, the second topic of this chapter. अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसको आपने NCERT से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है. कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.